हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। अभी तक आप इसके 14 एपिसोड सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका अगला भाग, 15वां भाग। आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, तो आइए सुनते हैं आगे। चारों ओर देखकर कमल स्तब्ध रह गई। कमरे की क्या हालत बना रखी है। यहाँ कोई इंसान रहता है? सहज ही ये माना नहीं जा सकता। आहट पाकर 17-18 साल का एक लड़का वहाँ आया। राजेंद्र ने बताया, यही शिवनाथ बाबू का नौकर है। भोजन से लेकर दवा देने तक उसी की ड्यूटी है। शायद सूर्यास्त होते ही सो गया था, अभी उठकर आया है। रोगी के विषय में कुछ कहना है तो इसे कह दीजिए, लगता है समझ जाएगा। बिल्कुल बुद्धू नहीं है। कल नाम पूछा था मगर भूल गया। क्या नाम है रे? फगुआ। आज दवा खिलाई थी? वह लड़का बाएं हाथ की 2 उंगली दिखाकर बोला, 2 खुराक खिलाई। और कुछ खिलाया? हाँ, दूध भी पिलाया। बहुत अच्छा किया। ऊपर से पंजाबी बाबू लोग आया था। वह कुछ देर सोचकर बोला, शायद दोपहर में एक बाबू आया रहा। शायद? तब तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे? कमल ने पूछा। फगुआ, तेरे यहाँ झाड़ू है? फगुआ गर्दन हिलाकर झाड़ू लेने चला गया। राजेंद्र बोला, झाड़ू का क्या करेंगी? उसे पीटना है क्या? कमल गंभीर होकर बोली, क्या यह मजाक करने का समय है? क्या तुम में माया ममता कुछ नहीं है? पहले थी, फ्लड रिलीफ में वह सब वहाँ छोड़ आया हूँ। फगुआ झाड़ू लेकर आ गया। राजेंद्र बोला, मैं भूख से मर रहा हूँ, कहीं से कुछ खाकर आता हूँ। तब तक झाड़ू और इस लड़के का जो करना है करें। वापस आकर आपको घर छोड़ाऊँगा। डरिएगा नहीं, लगभग 2 घंटे में मैं आ जाऊँगा। यह कहकर उत्तर का इंतज़ार किए बिना वह बाहर चला गया। शहर के कोने में स्थित यह जगह थोड़ी ही देर में शांत और निर्जन हो गई। जो लोग ऊपर रहते हैं उनकी आहट थम गई। वह सब सो गए। शिवनाथ को देखने कोई नहीं आया। बाहर अंधेरी रात घनी होती आ रही थी। जमीन पर कंबल बिछाकर फगुआ सो रहा है। सदर दरवाज़ा बंद होने का समय हो गया। ऐसे समय रास्ते पर साइकिल की घंटी सुनाई दी और अगले पल ही राजेंद्र ने प्रवेश किया। इधर उधर देखकर इतने समय में कमरे का यह परिवर्तन देखकर कुछ देर वह चुप खड़ा रहा। फिर हाथ की पोटली तिपाई पर रखकर कहा, दूसरी लड़कियों की तरह आप नहीं हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। कमल चुपचाप देखती रही। राजेंद्र बोला, इस बीच बिस्तर तक बदल दिया, ढूंढकर निकाल लिया, मगर इन्हें उठाकर सुलाया कैसे? कमल बोली, अगर आता हो तो कठिन नहीं है, मगर कैसे आता है आपको?
यह आने वाली बात नहीं है। कमल बोली, क्या सिर्फ तुम लोगों को ही आना चाहिए? बचपन में चाय बागान में बहुत से रोगियों की सेवा कर चुकी हूँ। इसीलिए, यह कहकर उसने एक बार फिर चारों ओर नज़र घुमाई। बोला, आते समय कुछ खाने को ले आया हूँ, घड़े में पानी था यहाँ, आप खा लें, मैं बैठा हूँ। कमल उसकी ओर देखकर हंसकर बोली, मैंने खाने के लिए तो कुछ नहीं कहा, फिर यह ख्याल तुम्हें कैसे आया? राजेंद्र बोला, सच यही है कि अचानक ख्याल आ गया। मेरा जब पेट भर गया तब न जाने क्यों लगा कि आपको भी भूख लगी होगी। आते समय दुकान से ले आया। अब देर मत कीजिए, बैठ जाइए। यह कहकर वह खुद जाकर पानी का घड़ा उठा लाया। पास ही कलई किया हुआ एक गिलास रखा था। बोला, रुकिए, इसे बाहर जाकर मांझ कर लाता हूँ। यह कहकर उसे लेकर बाहर चला गया। इस घर में कहाँ पर क्या है वह कल देख गया था। लौटकर साबुन ढूंढकर बोला, बहुत काम किया है आपने, सावधान रहना अच्छा है। मैं पानी डालता हूँ, खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लें। कमल को अपने पिता याद आ गए। उनकी बातों में भी रस नहीं होता था, मगर आंतरिकता भरी होती थी। हाथ धोने में आपत्ति नहीं है, मगर मैं खाना नहीं खा सकती भाई। तुम शायद नहीं जानते, मैं खुद पका कर खाती हूँ, और यह सब महंगा और अच्छा अच्छा खाना मैं नहीं खाती। मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ जैसे होता है वैसे ही घर जाकर खाऊंगी। तो फिर और देर न करके घर चलिए, आपको छोड़ आऊं। तुम यहीं आओगे? हाँ। कितनी देर रहोगे? कम से कम कल सुबह तक। ऊपर पंजाबियों को कुछ रुपए दिए थे, मुकाबला करना पड़ेगा। थक गए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल देखभाल नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचा था। चलिए, गाड़ी भी नहीं मिलेगी, पैदल जाना पड़ेगा। लौटते समय एक बार मोचियों की बस्ती में भी जाना है। 2 लोग मरने वाले थे, देखता हूँ क्या हुआ। कमल को फिर वही लगा। इस व्यक्ति में अनुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं है, मशीन की तरह है। कोई अज्ञात प्रेरणा उसे काम में लगाए रखती है। कर्म करता रहता है, अपने लिए नहीं, शायद किसी उम्मीद से भी नहीं। काम इसके खून में है। सारी देह में जलवायु की तरह सहज है, जबकि दूसरों को विस्मय होता है। सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। उसने पूछा, अच्छा राजन, क्या तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर? नहीं। हाँ, डॉक्टरी स्कूल में कुछ दिन पढ़ा था। तो उनको कौन देख रहा है? यमराज। तो तुम क्या करते हो? मैं सुपरवाइजरी करता हूँ। उनका गुणमुग्ध भक्त हूँ मैं। कहकर कमल के विस्मय भरे चेहरे की ओर देखकर हंसा। बोला, वे यमराज हैं, बलिहारी उनकी प्रतिभा पर, जिन्होंने इन्हें राजा कहकर प्रणाम किया था। राजा ही हैं, जैसी दया है वैसा ही न्याय। विश्व में अगर कोई सृष्टि करता है तो वह उनकी ही दृष्टि होगी, यह मैं पक्की तौर पर कह सकता हूँ। कमल ने धीरे से पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो राजन? बिल्कुल भी नहीं। यह सब सुनकर सतीश भैया गंभीर हो जाते हैं। हरेन भैया नाराज होकर मुझे सनकी कहते हैं। उनके आश्रम के सब मिलकर संयम, त्याग और विभिन्न कठोरता के अस्त्र शस्त्र पहने करके यमराज के विरुद्ध विद्रोह घोषणा कर रहे हैं। तो आप क्या सोचती हैं, मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। दुखियों के मोहल्ले में वह लोग नहीं जाते। जाते तो मेरा मानना है मेरे जैसे ही परम राजभक्त बन जाते हैं। श्रद्धा से भरकर मृत्यु राजा के गुणगान करते और अमंगल सोचकर उन्हें गाली देते नहीं घूमते। कमल बोली, अगर सचमुच तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें सनकी कहने में क्या दोष? दोष का विचार बाद में होगा। चलेंगी आप मेरे साथ मोचियों के मोहल्ले में? इतने सारे हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंजा ही नहीं, कलेश, वसंत, प्लेग, सब कुछ है वहाँ। दवा नहीं, भोजन नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं। अचानक देखकर घबराहट होती हो। इसका किनारा है कहाँ? तभी किनारा दिखता है, चिंता दूर हो जाती है। मन ही मन कहता हूँ, डरने की बात नहीं है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान करने का भार जिन पर है
वे आने ही वाले हैं। दूसरे देशों में दूसरा इंतजाम है, मगर हमारी इस देवभूमि का सारा भार लिया है समस्त राजाओं के राजा ने। इस हिसाब से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कहाँ से कैसे बातें शुरू कर दी हमने। चलिए, रात बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। मगर तुम्हें तो फिर पैदल ही लौटना भी पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा मौचियों का मोहल्ला कितनी दूर है? पास ही, यहाँ से लगभग 1 मील। तो पहले तुम साइकिल पर वहाँ हो आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। राजन परेशान होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हें किसने बताया? हम जो ख्याल की बात कर रहे थे वही, मगर यह बात मैंने खुद ही पता लगाई। आते समय आपकी रसोई में झांक कर आया था। भात रखे थे, बर्तन देखकर ही लगा कि कल रात के बने थे, अर्थात 2 दिन से उपवास चल रहा है। इसीलिए या तो चलिए, नहीं तो जो लाया हूँ खा लीजिए। आज खुद बनाकर खाने का बहाना अवैध है। अवैध? कमल हंसकर बोली, मगर मेरे लिए तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं, कारण तो खुद ही ढूंढा। खबर मिली तो आपको बताऊंगा। कमल ने कुछ देर सोच कर कुछ सोचा, फिर बोली, बताना, शर्माना मत। कुछ देर मौन रहकर फिर बोली, राजन, तुम्हारे आश्रम के भाइयों ने तुम्हें ठीक से पहचाना ही नहीं, इसीलिए वो तुम्हें उपद्रव मानते हैं। मगर मैं तुम्हें पहचानती हूँ, इसीलिए तुम भी मुझे जान लो। मगर उसका समय नहीं है, वह परिचय बहस करके नहीं होगा। कुछ पल बाद बोली, मैं खुद पका कर खाती हूँ, दिन में 1 बार खाती हूँ। अति दरिद्र का जो भोजन है वही 1 मुट्ठी दाल चावल। मगर यह मेरा व्रत नहीं है, इसलिए तोड़ भी सकती हूँ। मगर 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए नियम नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारा स्नेह मैं कभी नहीं भूलूंगी, मगर तुम्हारी बात भी नहीं मान पाऊंगी। राजन, तुम नाराज मत होना बस। नहीं। क्या सोच रहे हो, बताओ तो? सोच रहा हूँ, परिचय की भूमिका बुरी नहीं हुई। मुझे लगता है सहज ही भूल नहीं पाऊंगा। सहज ही भूलने मैं दूंगी भी क्यों? यह कहकर अचानक कमल हंस दी। बोली, अब देर मत करो, जाओ, जितना जल्दी हो सके लौट आना। उस बड़ी कुर्सी पर कंबल बिछा दूंगी। 2-4 घंटे के बाद जब सुबह होगी तब हम घर चलेंगे, ठीक है? राजेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मैं तो सोच रहा था शायद आज की रात भी मुझे जागकर काटनी होगी, मगर छुट्टी मंजूर हो गई। पति की देखभाल का भार आपने खुद ही ले लिया। अच्छा ही हुआ। लौटने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मगर इस बीच आप सो मत जाना। कमल बोली, ठीक है, मगर यह व्यक्ति मेरा पति है, यह तुमसे किसने बताया? यहाँ के भद्र लोगों ने। जिसने भी बताया, मजाक किया। विश्वास नहीं होता तो कभी इन्हीं से पूछ लेना, पता चल जाएगा। राजेंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप बाहर चला गया। शिवनाथ जैसे इसी इंतजार में था। करवट बदलकर आंखें खोलकर पूछा, यह कौन है? सुनकर कमल चौंकी। साफ आवाज, जड़ता का नामो निशान नहीं था। आंखों में उनींदीपन जरूर था, मगर चेहरा ठीक था। नींद पूरी न होने जैसा होता है, बस वैसा ही। इतनी बड़ी बीमारी इतनी सहजता से और इतनी जल्दी समाप्त हो गई है। कमल को अचानक विश्वास नहीं हुआ। उसको उत्तर देने में देर हुई। शिवनाथ ने दोबारा पूछा, वह कौन है शिवानी? तुम्हें साथ वही लेकर आए? हाँ, मुझे भी लाए और तुम्हें भी अपने साथ लाकर जो यहाँ छोड़ गए थे वही। नाम? राजेंद्र। तुम दोनों क्या अब एक घर में रहते हो? कोशिश तो कर रही हूँ, अगर रहे तो मेरा भाग्य। उन्हें यहाँ क्यों लाई, मुझे दिखाने? कमल ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शिवनाथ ने भी और कुछ नहीं पूछा, आंखें बंद करके पड़ा रहा। बहुत देर चुप रहने के बाद शिवनाथ ने पूछा, मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, यह तुमने किससे सुना? मैंने कहा, क्या ऐसा लोग कहते हैं? कमल ने उत्तर नहीं दिया, मगर प्रश्न किया, मुझसे तुमने विवाह नहीं किया? यह मुझे विश्वास है तुम्हें भी है। आते समय यह कहकर क्यों नहीं आए, तुम्हें रोक लूंगी, रोकर सिर पीट कर अनर्थ करूंगी? क्या यह सोचा था तुमने? यह मेरा स्वभाव नहीं।
तुम अच्छी तरह जानते हो, तो फिर क्यों नहीं कहा? शिवनाथ कुछ पल मौन रहकर बोला, काम का झंझट, व्यवसाय के लिए कुछ दिन अलग रहने से क्या तुम्हें छोड़ देना हो गया? मैंने तो सोचा था। शिवनाथ की बात अधूरी रह गई। कमल ने रोककर कहा, रहने दो, मैं जानना भी नहीं चाहती। मगर कहने के बाद अपनी उत्तेजना पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। कुछ देर चुप रहकर खुद को शांत करके पूछा, तुम क्या सचमुच बीमार हुए थे? सच नहीं तो क्या? सच अगर यही है तो मेरे पास न आकर आशु बाबू के घर क्यों गए? तुम्हारे एक काम ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, मगर दूसरे ने अपमानित किया है। मुझे दुख हुआ सुनकर, तुम मन ही मन हंसोगे, मैं जानती हूँ, मगर यही जानना मेरी सांत्वना है। तुम इतने छोटे हो, इसीलिए मैं अपना दुख सह पाई, नहीं तो सह नहीं सकती थी। शिवनाथ चुप रहा। कमल उसके चेहरे की ओर देखती हुई बोली, जानते हो तुम, मैंने सब सहा मगर तुम्हें घर से निकाल दिया, यह नहीं सह सकी, इसीलिए तुम्हारी सेवा करने आई थी, तुम्हारा मन भुलाने नहीं आई। शिवनाथ धीरे धीरे बोला, तुम्हारी इस दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ शिवानी। कमल बोली, तुम मुझे शिवानी मत पुकारो, कमल कहो। क्यों? सुनकर मुझे घृणा आती है इसलिए, मगर तुम्हें तो यह नाम बहुत अच्छा लगता था। यह कहकर उसने धीरे से कमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कमल चुप रही। अपने हाथ को खींच लेने में भी कुंठा महसूस हुई। चुप क्यों हो, उत्तर दो। कमल फिर भी चुप रही। क्या सोच रही हो शिवानी? क्या सोच रही हूँ? सोच रही हूँ इंसान इतना बड़ा धोखेबाज हो जाने के बाद यह बात कहता है। शिवनाथ की आंखें छलकने लगी। बोला, मैं धोखेबाज नहीं हूँ शिवानी। एक दिन अपनी गलती तुमको खुद पता चलेगी, तब तुम बहुत पछताओगी। क्यों अलग घर किराए पर लिया? मगर अलग घर किराए पर लेने का कारण मैंने पूछा? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम वह बात मुझे कहकर क्यों नहीं गए। तुम्हें एक दिन के लिए भी मैं नहीं रोकती। शिवनाथ की आंखों से आंसू लुढ़क गए। बोला, तुम्हें कहने का साहस नहीं हुआ शिवानी। क्यों? शिवनाथ ने आंसू पोंछकर कहा, पहले ही रुपयों की खींचतान थी। उस पर रोज बाहर जाना पड़ता, पत्थर खरीदने, चालान देने, स्टेशन के पास। कुछ देर। कमल बिस्तर से दूर हटकर एक कुर्सी पर बैठ गई। बोली, मुझे अपने लिए दुख नहीं है, किसी और के लिए है, मगर आज तुम्हारे लिए दुख हो रहा है शिवनाथ बाबू। बहुत दिनों के बाद आज फिर उसने नाम लेकर पुकारा। बोली, देखो, सिर्फ वंचना को मूलधन बनाकर संसार में व्यवसाय नहीं किया जा सकता। मेरे साथ शायद फिर तुम्हारी मुलाकात ना हो, मगर तुम मुझे याद करोगे। जो होना था वह तो हो ही गया, वह अब नहीं लौटेगा। मगर भविष्य में जीवन को दूसरी ओर से भी देखने की कोशिश करना, शायद सुखी हो सको। मेरे प्यारे, भूलना मत, तुम्हारा भला हो, तुम अच्छे रहो। आज मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। कमल ने कठिनाई से अपने आंसू संभाले। आशु बाबू ने क्यों उन्हें हटाया, उसका असल कारण क्या है? इतनी बातों के बाद भी वह इतना बड़ा आघात शिवनाथ को नहीं दे पाई। बाहर साइकिल की घंटी सुनाई दी। शिवनाथ बिना कुछ कहे करवट बदलकर लेट गया। कमरे में आकर राजन ने धीमी आवाज से कहा, आप तो सचमुच जाग रही हैं। रोगी कैसा है, दवा पिलाई? कमल गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, कुछ नहीं खिलाया। राजेंद्र ने इशारा करके कहा, चुप, नींद टूट जाएगी, वह ठीक नहीं होगा। ठीक है, मगर तुम्हारे मोचियों का क्या हुआ? वह भले लोग हैं। मेरी बात रखी उन्होंने। मेरे पहुंचने से पहले ही यमराज का भैंसा आकर 2 आत्माओं को ले गया। सुबह उनका शरीर म्यूनिसिपैलिटी के हवाले करना है, और भी 8 लोग जाने वाले हैं। कल दिखाकर लाऊंगा। उम्मीद है बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। मगर उस कुर्सी पर कंबल का बिस्तर कहाँ है, भूल गई क्या? कमल ने कंबल बिछा दिया। आहा कहकर कुर्सी के हत्थे पर पैर फैलाकर राजन लेट गया। बोला, भाग दौड़ में पसीना आ गया। एक पंखा है क्या?
कमल हाथ में पंखा लेकर कुर्सी उसके बिस्तर के पास लाकर बोली, मैं हवा करती हूँ, तुम सो जाओ। रोगी की चिंता की ज़रूरत नहीं है, वे ठीक है। वह चारों ओर से अच्छी खबर, यह कहकर उसने आंखें मूंद ली।